दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं नेपाल की उन गलियों में जहां बीते कुछ दिनों में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया। कहते हैं ना कि यह जनरेशन किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ फोन चलाना जानती है, ये सिर्फ रील्स बनाती है। लेकिन असल में इसी जनरेशन ने नेपाल की सरकार की जड़ें हिला दी हैं। सोचिए, काठमांडू की सड़कों पर जब हजारों की भीड़ उतरी तो न तो ये सिर्फ नारे थे और न ही सिर्फ मार्च था। यह गुस्सा था, यह तंगहाली से निकली चीख थी और यही वह ज्वालामुखी था जिसने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। 8 सितंबर 2025 का दिन मायाती घर मंडल से शुरू हुआ मार्च जब संसद तक पहुंचा तो हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस और युवाओं की भिड़ंत ने पूरा माहौल बदल डाला। पानी की बौछारों और आंसू गैस के बाद अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। जी हां, रबर बुलेट नहीं, असली गोलियां। और इन्हीं गोलियों से 19 जिंदगियां छिन गईं, जिनमें एक मासूम 12 साल का बच्चा भी शामिल था। सोचिए दोस्तों, जिस देश का भविष्य सड़कों पर इंसाफ मांग रहा हो और उसी को गोलियों से जवाब मिले तो क्या हाल होगा उस जनता का। यही वह क्षण था जब चिंगारी आग में बदल गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी आग क्यों लगी? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन ही इसकी वजह थी? जवाब है नहीं, असल वजहें इससे कहीं गहरी थीं। लेकिन सोशल मीडिया बैन ने इस गुस्से को भड़काने में चिंगारी का काम जरूर किया। नेपाल सरकार ने अगस्त 2025 में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सोचिए दोस्तों, वो दौर जब पूरी दुनिया ऑनलाइन है, जब युवाओं की पढ़ाई, जॉब्स, टूरिज्म, बिजनेस और सबसे बढ़कर परिवारों का जुड़ाव इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर है, उसी समय इन्हें अचानक बंद कर देना ये सिर्फ टेक्निकल फैसला नहीं था, ये जनता की आवाज पर ताला लगाने जैसा था। सरकार का कहना था कि यह हेट स्पीच और फेक न्यूज रोकने के लिए किया गया, लेकिन लोगों का आरोप था कि असली वजह भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म को छिपाना था। क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जो मंत्रियों के बच्चों की आलीशान जिंदगी और आम जनता की बदहाली को सामने ला रहे थे। यही वजह थी कि बैन लगते ही लोगों ने इसे लोकतंत्र पर हमला मान लिया। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया बैन तो बस ऊपर से दिखने वाला कारण था। असली जहर तो सालों से नेपाली समाज में फैल चुका था। सबसे बड़ा दर्द था बेरोजगारी। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि नेपाल में हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार है, यानी 20% से ज्यादा युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। सोचिए, स्कूल और कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले लाखों बच्चे जब सालों तक नौकरी के लिए धक्के खाते हैं और आखिर में उन्हें देश छोड़कर विदेश जाना पड़ता है, तो उस गुस्से का क्या होगा? हालात इतने बुरे हो चुके थे कि हजारों नेपाली युवा रशिया यूक्रेन युद्ध में भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए भर्ती हो गए। जी हां, मौत का डर पीछे छूट गया क्योंकि पेट की आग उससे बड़ी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फरवरी 2024 तक 15,000 से ज्यादा नेपाली युवा रशियन आर्मी में शामिल हो चुके थे। इनमें से कई फ्रंटलाइन पर मारे भी गए। अब जरा सोचिए, आम जनता का बेटा ताबूत में लौटता है और नेताओं का बेटा विदेशी पार्टियों में गुच्छी बैग्स के साथ तस्वीरें डालता है। यही वह तुलना थी जिसने युवाओं को अंदर तक तोड़ दिया। और जब बात भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म की आती है तो नेपाल इसमें सबसे ऊपर नजर आता है। पिछले 17 सालों में सरकार 13 बार बदल चुकी है। हर बार वही 2-4 चेहरे घूम घूम कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, चाहे शेर बहादुर देवबा हो, पुष्प कमल दहाल हो या केपी शर्मा ओली, सब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कभी एयरक्राफ्ट डील में कमीशन, कभी सरकारी जमीनों का अवैध सौदा, कभी माओवादी फाइटर्स के नाम पर आए पैसों का गबन। और सबसे बड़ा खेल यह था कि 2006 से चली आ रही प्रैक्टिस ने इन नेताओं को बचा रखा था। यानी किसी भी बड़े पॉलिटिशियन पर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा। ऐसे में जब जनता देखती है कि भ्रष्ट नेता तो मजे कर रहे हैं और आम आदमी की रोजी रोटी छिन रही है, तो उसका भरोसा लोकतंत्र से ही उठने लगता है। यही वजह है कि इस बार के प्रोटेस्ट में कई लोग यह तक कहने लगे कि शायद लोकतंत्र का प्रयोग फेल हो चुका है और अब नेपाल को वापस राजशाही की तरफ लौटना चाहिए। दोस्तों, प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी ताकत थी युवा पीढ़ी। ये वही बच्चे थे जिनके बारे में कहा जाता था
कि ये सिर्फ टिकटॉक और इंस्टा चलाते हैं, लेकिन हकीकत में ये वही थे जिन्होंने सड़कों पर उतरकर पूरे सिस्टम को चुनौती दी। पोस्टरों पर लिखा था, नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्छी के बैग्स लाते हैं और हमारे बच्चे ताबूतों में लौटते हैं। ये लाइन पूरे देश में गूंज उठी। बैन के बाद टिकटॉक ही एकमात्र प्लेटफॉर्म बचा था और उसी पर युवाओं ने सरकार के खिलाफ गुस्सा उगलना शुरू कर दिया। हैशटैग निपो किड्स और निपो बेबीज लगातार ट्रेंड करने लगे। हर वीडियो, हर पोस्ट आम नेपाली की पीड़ा और नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी को सामने ला रहा था। अब जरा सोचिए, जब एक ओर जनता बेरोजगारी, महंगाई और पलायन से जूझ रही हो और दूसरी ओर मंत्री के बेटे यूरोप की पार्टियों में शराब के गिलास टकरा रहे हों, तो गुस्सा कहां नहीं भड़केगा। 8 सितंबर की शाम तक हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। पुलिस की गोलियों से गुस्सा और भड़क गया। काठमांडू की सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। रात भर सड़कों पर भीड़ रही और अगले ही दिन प्रोटेस्ट दूसरे शहरों पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक तक फैल गया। संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति के घर तक आग की लपटें पहुंच गईं। यहां तक कि विपक्षी नेता के घर पर भी हमला किया गया। आर्मी को हेलीकॉप्टर से नेताओं और अफसरों को सुरक्षित निकालना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर तक को सड़कों पर भीड़ ने पकड़कर जूतों से पीटा। दोस्तों, यह नजारा किसी लोकतांत्रिक देश का नहीं, बल्कि किसी तानाशाही के पतन जैसा लग रहा था। और आखिरकार 9 सितंबर की दोपहर प्रधानमंत्री ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफा मिलने के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। जनता अब सिर्फ एक चेहरे के हटने से संतुष्ट नहीं थी। अब उनकी मांग थी सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की, यानी पूरा सिस्टम बदले, नई नौकरियां बने, करप्ट नेताओं पर कार्रवाई हो और सबसे बढ़कर जनता की आवाज दबाने की बजाय उसे सुना जाए। यही वजह है कि अब भी नेपाल की सड़कों पर लोग मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने खुद आकर जनता से शांति की अपील की, लेकिन गुस्सा इतना गहरा है कि यह जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा। और यह वाकई सबक है हर उस देश की सरकार के लिए जो सोचती है कि जनता को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोकतंत्र तभी तक जीवित है जब तक जनता की आवाज सुनी जाती है। जैसे ही आवाज को दबाने की कोशिश होती है, चाहे वो सोशल मीडिया बैन से हो या गोलियों से, जनता का गुस्सा फट पड़ता है। नेपाल इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर सुधार तुरंत नहीं किए गए तो यह आग और भी फैल सकती है और इसका सबसे बड़ा डर यही है कि इसका फायदा उठाकर एंटी डेमोक्रेसी ताकतें देश को फिर से पीछे ले जाने की कोशिश कर सकती हैं। और यही है दोस्तों इस कहानी की असली सीख।